वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। अब हम आपका 5th सेमेस्टर का सेकेंड यूनिट स्टार्ट करें, दैट इज ER मॉडलिंग। ER मॉडलिंग और इसकी फुल फॉर्म में बताऊं तो आपको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एंटिटी के बारे में, राइट। एक एंटिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एंटिटीज़ क्या होती हैं। उसके बाद रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और इन दोनों का आपस में, दो एंटिटीज़ का आपस में क्या रिलेशन है ये हम पढ़ेंगे, राइट। फिर हम इसके ऊपर एक मॉडल बनेंगे। धीरे धीरे आपको सब समझ आएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंटिटी क्या होती है, राइट। तो एक एंटिटी जो होती है, जो भी इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है, उसको हम एंटिटी बोलते हैं, राइट। जो भी चीज़ें आपकी इस वर्ल्ड में हैं, है ना, जिनको हम देख सकते हैं, राइट, और जो हैं और जिनको आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। एंटिटी कुछ भी हो सकती है, एक इंसान हो सकता है, एक गाड़ी हो सकती है, एक थिंग हो सकती है, एक प्लेस हो सकती है। ये सारी चीज़ें एक एंटिटी हो गई, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल में दे रखे आपको स्टूडेंट है ना, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप एक एंटिटी हैं। एक एम्प्लॉय जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, किसी भी कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय वो भी एक एंटिटी होता है। कार एक एंटिटी है, कोई भी प्रोडक्ट, राइट। ये सब के सब एंटिटीज़ होते हैं। क्या होते हैं? एंटिटीज़ होते हैं। जब इनको ग्रुप्स में होंगे तो इनको एंटिटीज़ बोलेंगे, और सिंगुलर जब होंगे तो इनको एंटिटी बोलेंगे, राइट। तो आपको एंटिटी समझ आ गया होगा कि एंटिटीज़ क्या होती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये इसके टाइप्स हैं, है ना, टेंगेबल एंड इनटेंगेबल। तो टेंगेबल वो होती हैं जिनको आप छू सकते हैं, है ना, जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो होती हैं टेंगेबल। जैसे कि कोई पर्सन हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई गाड़ी हो गई। और इनटेंगेबल वो होती हैं जिसका एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जो एक इमेजिनरी ही कॉन्सेप्ट है ना, वो असल में नहीं है पर वो है। एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे कि बैंक अकाउंट है ना, असल में ऐसा नहीं है कि आपका कोई बैंक है, उसमें आपका कोई लॉकर होगा, उसमें आपका कोई अकाउंट होगा जिसमें आपके पैसे स्टैक के ऊपर स्टैक करके रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। तो ये जो एंटिटीज़ हैं ये इंटेंगिबल है ये भी एंटिटी, बट दिस इज ऑफ इंटेंगिबल टाइप, राइट। आई होप आपको टाइप समझ आ गए होंगे। टेंगिबल जिनको आप टच कर सकते हैं ना, जो कि फिजिकली मौजूद हैं, और इंटेंगिबल वो जो कि आपकी इमेजिनेशन में कहीं से आई हैं। फाइन। अब एंटिटी सेट क्या होता है? जितनी भी एंटिटीज़ हैं, एक टाइप की एंटिटी सेट, आप लोगों ने सेट तो पढ़ा ही होंगे ना। तो सेट में आपको समझ आता है ना कि सेट जो होता है वो एक उन चीज़ों का सेट होता है जो कि एक दूसरे से सिमिलर हो, है ना। उनकी कुछ क्राइटेरिया ऐसा होता है जो कि सिमिलर होता है, जैसे कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, है ना। तो ये सब सेट में आता है। तो वैसे ही जितने भी सिमिलर टाइप की जो एंटिटीज़ होंगी वो एक सेट में आएंगी, एक एंटिटी सेट में आएंगी। जैसे कि जितने भी ऑल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल फॉर्म एन एंटिटी सेट कॉल्ड स्टूडेंट्स, है ना। जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सब एक एंटिटी सेट में आएंगे, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स। या फिर आप उस सेट का नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, ओके। अब इसमें स्टूडेंट किसी के भी हो सकते हैं, वो BCA के हो सकते हैं, वो BBA के हो सकते हैं, है ना, वो किसी भी BCom के हो सकते हैं। अब कुछ भी अपनी मर्ज़ी से ले लीजिए, वो किसी भी कोर्स के हो सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता, पर वो स्टूडेंट हैं और वो सब एक साथ एक एंटिटी सेट में मौजूद हैं जिसका नाम स्टूडेंट्स है। और उसमें उसके अंदर अलग अलग एंटिटीज़ मौजूद हैं, BCA के स्टूडेंट, BBA के, BCom के। तो एंटिटी सेट आप बस इतना समझो कि वहाँ पे एक कलेक्शन है, तो सारे सिमिलर टाइप का जो एंटिटीज़ है वो एक साथ रखी हुई हैं, दैट्स इट। अब आगे देखते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जो होती हैं वो किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अभी आप ये सोचो कि अभी हम फिज़िकल वर्ल्ड का ही एक सीन देख रहे हैं, है ना। फिज़िकल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको हम एंटिटी कहते हैं। तो फिज़िकल वर्ल्ड में जब चीज़ें होती हैं तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना। तो इसी तरीके से ही आपकी जो एंटिटी है उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि वो एक ही एंटिटी के पास होंगी, है ना। जैसे कि गाड़ी है तो 4 पैर आप कह सकते हैं, उसके 4 पैर एक गाड़ी के ही होते हैं ना। पहिए जो होते हैं, गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, बाइक में 2 पहिए होते हैं। तो ये इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। एनिमल्स जो होते हैं उनके 4 पैर होते हैं, वो 4 पैरों पे चलते हैं। इंसान जो है उनके 2 पैर हैं, वो 2 पैरों पे चलते हैं। तो इसी तरीके से हर एंटिटी की अपनी एक प्रॉपर्टी है, राइट, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उसी तरीके से आपकी जो कोडिंग के DBMS में जो एंटिटी है उसकी भी अपनी एक अलग ही प्रॉपर्टीज़ है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपको स्टूडेंट एंटिटी जो है
उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि उसकी आईडी है ना, एक आईडी होती है, रोल नंबर कह लीजिए आप, एक स्टूडेंट की आईडी होती है, उसका नाम होता है, एज होती है, कोर्स होता है, उसके पापा का नाम आप लिख सकते हैं, फादर्स नेम है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मार्क्स लिख सकते हैं, और राइट, और भी बहुत सारी, मदर्स नेम आप ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, मम्मी का नाम भी होना चाहिए, राइट। बच्चे की आप क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आप एट्रीब्यूट्स में ही आती हैं, है ना। अलग अलग एंटिटी का अलग अलग एट्रीब्यूट होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही जो एंटिटीज़ हैं वो अलग अलग हैं पर उनके एट्रीब्यूट सेम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, अलग अलग ही होगा। अब आप एंटिटी के भी टाइप देख लीजिए। ये कुछ वो जो टाइप्स आपको मैंने दिखाए थे इधर, ये बेस थे कि आप उनको टच कर सकते हैं या नहीं, छू सकते हैं या नहीं, पर अब जो टाइप हैं वो दूसरे बेसिस पर हैं। ये इस बेस पर है कि जो आपकी एंटिटी है वो किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, इंडिपेंडेंटली या डिपेंडेंटली। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती हैं, ये भी आपके टाइप है एंटिटीज़ के ही। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होती हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, मतलब कि उनको ना अपने होने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको आप स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहते हो। स्ट्रॉन्ग यानी कि आप नाम से ही समझो स्ट्रॉन्ग है वो, उसको अपने लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होती हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगा, जैसे कि एक कार है ना, एक कार एंटिटी है जिसके एट्रीब्यूट्स हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, मॉडल नेम, है ना, और भी उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो कार जो है वो अकेली रह सकती है ना, इसको किसी व्हीकल की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक व्हीकल एंटिटी होगी फिर उसके बाद ही कार आ सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कार इंडिपेंडेंटली भी रह सकती है, कार एक ऐसी एंटिटी है जो कि एक इंडिपेंडेंटली भी रह सकती है। वहीं वीक एंटिटी वो होती हैं जिनको किसी और एंटिटी की ज़रूरत होती है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। अगर दूसरी एंटिटी ख़त्म हुई, तो अगर एक एंटिटी है आपके पास, राइट, ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, या सपोज ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, यानी कि ये बस अपने ऊपर डिपेंडेंट है, किसी और के ऊपर नहीं है ना, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। वहीं आपके पास एक वीक एंटिटी है, ठीक है, तो ये जो वीक एंटिटी है ये कम्प्लीटली इसके ऊपर डिपेंड होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर। तो अगर स्ट्रॉन्ग एंटिटी को अगर आप हटा देते हैं, बाय चांस इसको आप क्रॉस लगा करके हटा देते हैं, तो वीक एंटिटी का डेटा में कोई ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप ही हट जाएगी, ठीक है। तो वीक एंटिटी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर डिपेंड होती है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, और उसका कोई यूनिक आइडेंटिफायर नहीं होता, आप उसको यूनिकली नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, है ना। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एंटिटी का एक आइडेंटिफिकेशन टाइप लाना पड़ेगा ना। स्ट्रॉन्ग एंटिटी को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका अपना आइडेंटिफायर होता है ना, जैसे कि यहाँ पे कार है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर अपना अलग यूनिक आइडेंटिफायर है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट होता तो उसका अपनी स्टूडेंट आईडी अलग आइडेंटिफायर नंबर होती, वैसे ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंटिटी इस तरीके से है। वीक एंटिटी में समझिए, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है डिपेंडेंट, है ना, कोई एम्प्लॉय है किसी कंपनी में, उसका डिपेंडेंट वाले सेक्शन में जो भी लिखा जाएगा डेटा वो उस एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड है ना। देखिए सपोज यहाँ पे आपने एम्प्लॉय का नाम लिखा है, राइट, एम्प्लॉय का हमने यहाँ पे नाम लिखा है, जस्ट अ सेकेंड, यस, एम्प्लॉय का नेम हो गया इधर, यहाँ पर आपने उसके डिपेंडेंट का नाम लिखा है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर जो एम्प्लॉय, अगर ये एम्प्लॉय आपकी कंपनी को छोड़ करके जाता है, तो इस एम्प्लॉय के साथ साथ ही आपका जो डिपेंडेंट का डेटा है ये भी डिलीट हो जाएगा आपके सिस्टम में से, क्योंकि ये फुली उसके ऊपर डिपेंडेंट था। समझ आया। तो वीक एंटिटी क्या होती है, जब आपका जो एंटिटी है वो दूसरी एंटिटी पर डिपेंडेंट हो अपने एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि अगर जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है वो ख़त्म हुई तो वीक एंटिटी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, आपको उसको ख़त्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो पूरी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो ख़त्म होगी तो वो पहले बोलेगी जी मुझे भी जाना है, वो जाती तो मैं भी जाऊँगी। समझ आया, ठीक है। यस, यहाँ पे आप एग्जांपल देख लीजिए। कंसिडर स्टूडेंट एंटिटी विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी जो है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर है, सबकी जो आईडी है वो डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जैसे कि रोल नंबर होते हैं क्लास में, तो वो सबके अलग होते हैं 1 2 3 4, चाहे उनके बच्चों के नाम सेम हो, उनके सरनेम सेम हो, उनका एड्रेस सेम हो, डजंट मैटर्स, उनका रोल नंबर हमेशा डिफरेंट होगा। फिर है नेम, है ना, यहाँ पे आप नाम डालेंगे, एज, कोर्स, समझ आ गया। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं किसके, स्टूडेंट के। तो आई होप आपको एंटिटी, एंटिटी सेट और एट्रीब्यूट्स यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा।
अगर नहीं भी समझ आया तो प्लीज़ लेट मी नो। तो अभी हम सिंबल्स देख लेते हैं, ये भी जानने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको सिंबल्स ही नहीं पता होगा तो आप डायग्राम कैसे बनाओगे, क्योंकि हम यहाँ पे मॉडलिंग ही करने वाले हैं, ER मॉडलिंग। ओके, तो जो आपका रेक्टेंगल है इसमें आप जो भी डालोगे वो एंटिटी का नाम होगा, इसके अंदर आपकी एंटिटी बैठेगी। जैसे भी अभी हमने स्टूडेंट एंटिटी के बारे में पढ़ा था, स्टूडेंट के बारे में, तो यहाँ पर आप एंटिटी का नाम सपोज स्टूडेंट, परफेक्ट, राइट। यहाँ पर ये जो ओवल शेप है इसमें आप एट्रीब्यूट डालेंगे, क्या डालेंगे, एट्रीब्यूट। अभी एट्रीब्यूट में हमने पढ़ा था रोल नंबर, राइट। इस तरीके से इसमें आपका एट्रीब्यूट होता है। इसमें आप डालेंगे रिलेशनशिप, है ना, रिलेशन हम डाल देंगे बस, कि एंटिटी का एंटिटी से या एंटिटी का एट्रीब्यूट से क्या रिलेशन है ना, ये हम इसमें डालेंगे। उसके बाद ये आपका जो है रिलेशनशिप को, ये जो लाइन होती है ये रिलेशनशिप को बताने में हेल्प करती है कि इसका इसके साथ रिलेशन है। जब मैं आपको डायग्राम पढ़ाऊंगी ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इसमें आप डालते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। कैसा एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड। सब मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी, डोंट वरी, आप एक बार इन सिंबल्स को देख लो। मल्टी वैल्यूड यानी कि जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। टाइप्स में बताऊंगी एट्रीब्यूट्स के। इसमें आप डालेंगे वीक एंटिटी। वीक एंटिटी मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें हम डालते हैं वीक एंटिटी को, राइट। अगर लाइन जो है वो आपकी इस तरीके से डबल लाइन है तो इसको हम बोलेंगे टोटल पार्टिसिपेशन। क्या बोलेंगे, टोटल पार्टिसिपेशन, यानी कि आपका जो है एंटिटी जो है उसका टोटली पार्टिसिपेशन हो रहा है, वो पूरा पार्टिसिपेट कर रही है रिलेशनशिप में। आप इन सिंबल्स को देख करके बिल्कुल मत घबराना कि मुझे तो समझ ही नहीं आया, मल्टी वैल्यूड, वीक एंटिटी, ये सब मैं अभी आपको टाइप्स में समझा रही हूँ, है ना। सो डोंट वरी, ये बस आपको एक ग्लिम्पस दिखाया था मैंने कि ये सारे सिंबल्स होते हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, राइट। तो अब देख लीजिए टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये आपका सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट में आप नाम, है ना, सबसे सिंपल चीज़ है, उसमें कुछ नहीं करना, बस नाम। आप इस तरीके से ओवल बनाएंगे और यहाँ पे आप नाम डाल देंगे, नेम, कोई भी नाम जो कि आपको ठीक लगे, राइट। इस तरीके से नेम, ये हो गया आपका एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट तैयार, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इसमें आपको। देन है आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट का नाम ही बता रहा है, ठीक है। ये जो एट्रीब्यूट है वो 2-4 चीज़ों को मिल करके बना होगा, 2-4 चीज़ों को मिल करके बना होगा। जैसे कि एड्रेस, एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने दे रखा है एड्रेस, ठीक है। तो अगर आपको एड्रेस लिखना है, राइट, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, है ना। यहाँ पे आप स्ट्रीट नंबर डालेंगे, फिर आप लोकेलिटी डालेंगे, राइट, फिर आप एरिया डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, राइट, जो मन करे वो डालते रहिए, फिर आप, है ना, स्टेट डाल लीजिए, नेशन डाल लीजिए, जो मन करे वो आप डालते रहिए। तो ये होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट, जहाँ पर के बहुत सारी चीज़ों को मिला करके एक चीज़ बनाई गई है, वो होता है, मतलब कि आप उसको और फर्दर डिवाइड कर सकते हो। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को आप ऐसे समझो कि आप उस एट्रीब्यूट को और फर्दरली डिवाइड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यूड यानी कि इसकी एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, इसकी एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, होगी तो वो ब्लंडर क्रिएट करेगी, होगी तो वो ब्लंडर क्रिएट करेगी। इसको भी इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपका रोल नंबर, है ना, किसी भी बच्चे का रोल नंबर अलग नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि सपोज आपकी क्लास में कोई बच्चा है राम, है ना, उसके 2 रोल नंबर है, 1 भी उसका रोल नंबर है, 12 भी उसका रोल नंबर है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब है कि उस एट्रीब्यूट की वैल्यू एक ही हो सकती है, फाइन, राइट। देन आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड, इसकी वैल्यू एक से ज़्यादा हो सकती है। फ़ोन नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, लाइक दिस। यहाँ पे आप फ़ोन नंबर डालिए, जितने भी आपको फ़ोन नंबर डालने हैं आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। देन आपका ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट जो होता है वो किसी और एट्रीब्यूट से ड्राइव करके आया होता है, जैसे कि एज है। अगर आपकी DOB है सपोज आपके पास, है ना, तो अगर आपने DOB गिवन है आपकी, तो उससे आप ड्राइव करके एज निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ड्राइव्ड एट्रीब्यूट हो गया, और इसको कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यू नो, डॉटेड में, एज, दैट्स इट। तो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, जो कि किसी और एट्रीब्यूट से ड्राइव करवाया जा सकता है। अगर आप ड्राइव्ड वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू ना भी लिखेंगे
तो भी आप उसको ड्राइव करवा सकते हैं। इस तरीके से होता है आपका ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। फिर है आपका स्टोर्ड एट्रीब्यूट, जो कि पहले से ही स्टोर हो, है ना, उसको बार बार स्टोर या अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, इसको आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक बार स्टोर हो गया तो आप इसको अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है हर महीने किसी की डेट ऑफ बर्थ चेंज होती हो, है ना, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ सेम ही रहती है, एक बार आपने एंटर कर दी फिर वो वही रहती है, उसका चेंज करवाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। फाइन। एज उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, जो कि है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। फाइन। की एट्रीब्यूट, तो की एट्रीब्यूट जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों होता है इम्पॉर्टेंट? बिकॉज वो एक एक यूनिक एट्रीब्यूट होता है, उसके जैसा कुछ नहीं होता, है ना। वही होता है बेसिकली की एट्रीब्यूट ही, जो कि आपका जो एंटिटी है उसको दूसरी एंटिटी से डिफ्रेंशिएट करवाता है। की एट्रीब्यूट ही आपकी जो एंटिटी है उसको दूसरी एंटिटी से डिफ्रेंशिएट करवाता है। यहाँ पे है स्टूडेंट आईडी, आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग रोल नंबर भी की एट्रीब्यूट में लिख सकते हैं, क्योंकि सबका रोल नंबर अलग अलग होता है स्टूडेंट्स का, राइट। इसको आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो की एट्रीब्यूट जो होता है वो आप इस तरीके से ही समझें कि वो बिल्कुल ही यूनिक होता है। हर बच्चे का एक की एट्रीब्यूट जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, है ना, एकदम यूनिक, एकदम अलग सा ही। ठीक, समझ आ गया होगा। फिर है आपका कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट ऐसा होता है कि इसमें जो है आपका जो डेटा है उसका टाइप भी अलग अलग हो सकता है ना, उसका सब कुछ अलग हो सकता है। कॉम्प्लेक्स होता है वो एक तरीके से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे होगा आप ये देखिए, आपका एक एट्रीब्यूट है EQ डाल देते हैं, तो उसमें आप लोग डालेंगे कि आपने 12th 10th कब पास आउट करी थी, है ना, ये क्वालिफिकेशन ये जाएगा। 10th आपने कब पास करी थी, तो आपने क्लास डाला, ग्रेड डाला, 10th कौन से ईयर में पास करी थी, आपने ईयर भी डाला। फिर कितने मार्क्स के साथ आपने पास करी थी, आपने वो भी डाला, राइट। सेम एज आप 12th के लिए भी करेंगे, है ना। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी होगी तो आप ग्रेजुएशन के लिए भी करेंगे, राइट। पर लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी होगी तो उसके लिए भी करेंगे, है ना। तो कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट क्या होता है कि उसमें जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। एड्रेस जो था उसमें सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं थी, है ना, उसमें हमें पता था कि बस एड्रेस है तो इसमें जो चीज़ें होंगी वो एड्रेस से रिलेटेड ही होंगी। पर कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट है, इसमें जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं, अलग अलग चीज़ें आप इसमें हो सकती हैं। इसमें ईयर हो सकता है, इसमें ग्रेड हो सकता है, इसमें मार्क्स हो सकते हैं, इसमें रोल नंबर हो सकता है ना। इसमें ईयर हो सकता है आपने कब पास किया था, इसमें आपके मार्क्स हो सकते हैं जिन मार्क्स से आपने पास किया था, है ना। और इसमें आपका और भी ज़्यादा एक्सटर्नल रिमार्क्स भी हो सकते हैं कि आपका क्या रिमार्क है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट में आता है, राइट। तो की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी हम इसको बोल सकते हैं, जो कि आपके टपल को, है ना, यानी कि आपके रो को, आपके एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके आपके रिलेशन में, यानी कि आपके टेबल में। सपोज हमने एक टेबल बनाई है ना, तो उसमें हमने बहुत सारे कंटेंट डाले होंगे 1 2 3 4। तो आपकी जो की है वो हमको हेल्प करेगी कि हम किस तरीके से ये फाइंड आउट कर सकें अपनी एंटिटी को, कि वो मतलब यूनिकली उसको फाइंड आउट कर सकें। यहाँ पे आप 1 2 3 4 से आप बता सकते हैं। क्लास में रोल नंबर होता है 1 2 3 4, जितने भी आपके बच्चे हैं उतना रोल नंबर्स होते हैं। तो रोल नंबर को हम ऐसे की समझें तो ये एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है आपके एंटिटी का, जो कि आपको हेल्प करता है कि आप उस एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, है ना। टपल आप रो को बोलते हैं, ठीक है, और रिलेशन आप टेबल को बोलते हैं। समझ आ गया। तो की एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि आपको हेल्प करता है आपके एंटिटी को आपकी पूरी टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपकी क्लास में बच्चों के बहुत सारे 2-3 बच्चों के एक जैसे नाम हो सकते हैं, पर उनका रोल नंबर डिफरेंट होगा, है ना। तो आप उससे उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई इनका ये नाम है और ये इनका रोल नंबर, नाम इनका सेम है पर इनका रोल नंबर चेक करो, रोल नंबर इनका ज़रूर डिफरेंट होगा। तो आप रोल नंबर से उनको फाइंड कर सकते हो। तो जो यहाँ पे रोल नंबर है वो एक की है, क्योंकि की यूनिकली आपके एंटिटी को आइडेंटिफाई कर रही है। कीज आर क्रूशल फॉर एंश्योरिंग दैट ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड एंड फॉर एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेबल्स, है ना। तो हर की का अलग होना ज़रूरी है ना, ताकि आप हर एक एंटिटी को अलग अलग से फाइंड आउट कर सकें, है ना। अगर 2 बच्चों के सेम नाम होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसके कितने मार्क्स आपको डालने हैं, है ना। पर अगर उनका रोल नंबर सबका अलग होता है तो आप रोल नंबर से देख सकते हैं कि जिसका रोल नंबर
4 है 5 है उसके इतने मार्क्स आए हैं, जिसका रोल नंबर 10 है उसके इतने मार्क्स आए हैं। आप एज इट इज़ उसको आराम से चढ़ा देंगे, है ना। आपको चिंता की बात नहीं है। पर लेकिन अगर जो 2 बच्चों के सेम नाम है, 2 से ज़्यादा बच्चों के भी नाम सेम हो सकते हैं, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि किस में क्या डालें, राइट। तो टाइप ऑफ कीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी की। जो प्राइमरी की होती है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है आपके टेबल में, है ना। सबसे ही अलग होगी वो। आप यहाँ पे रोल नंबर ले सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ले सकते हैं, जो कि अभी हम बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये होती है बिल्कुल यूनिक, प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की वजह से ही हम अपने टेबल में अपनी एंटिटीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, पहली चीज़। सेकेंड है आपकी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की वो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो कि आपके टपल को, यहाँ पे लिखा है ना टपल, या फिर आपकी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, है ना। ये प्राइमरी की तरह ही होती है, क्योंकि प्राइमरी की इन्हीं में से ही चूज़ करी जाती है। जो आपकी कैंडिडेट की होती है ना, उन्हीं में से ही एक की को प्राइमरी की तरह से चूज़ किया जा सकता है। कैंडिडेट की बहुत सारी हो सकती है आपके टेबल में, पर प्राइमरी की सिर्फ एक ही होगी, है ना। कैंडिडेट की में से ही हम आपकी प्राइमरी की को चूज़ करते हैं। हम ऐसे फाइंड करते हैं, जैसे कि आपका टेबल है, उसमें रोल नंबर है, राइट, नाम है। तो पहले आपने सोचा कि हम नाम से टेबल में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, और फिर आपको पता चला कि 2 बच्चों के सेम नाम है, तो आपने सोचा अरे यार इसको कैंडिडेट की हम रख सकते हैं, पर इसको हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। फिर आपने रोल नंबर के लिए चेक किया, तो आपने पाया कि रोल नंबर सबके अलग हैं, तो हम रोल नंबर को कैंडिडेट की में भी रखेंगे और इसको हम एज अ प्राइमरी की को चूज़ कर लेंगे। तो ये आपकी हो गई कैंडिडेट की। देन होती है आपकी सुपर की। सुपर की एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होती है जो कि आपके ऑब्वियसली टपल को आइडेंटिफाई करें यूनिकली, पर इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। जैसे कि प्राइमरी की में एक ही एट्रीब्यूट होगा, है ना। एक या अगर ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, तो उसमें 2 एट्रीब्यूट या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, पर उसमें एट अ फर्स्ट गो एक ही एट्रीब्यूट होता है। पर सुपर की में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होते हैं। उसमें आप उसका रोल नंबर लिख देंगे, आप उसका नेम लिख देंगे और फादर्स नेम लिख देंगे, है। इनसे आप उसको बिल्कुल यूनिकली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी सुपर की, जिसमें आपके एडिशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, एडिशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, दैट्स इट। सुपर की के बाद आता है अल्टरनेट की। अभी मैंने आपको बताया कैंडिडेट की के बारे में, तो कैंडिडेट की में हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स थे, है ना। बहुत सारे हमने अभी एट्रीब्यूट्स देखे थे। तो वो एट्रीब्यूट जो बचे, जो कैंडिडेट की में से आपने प्राइमरी की एक चुन ली, है ना। यहाँ पे सपोज आपके पास 3 कैंडिडेट की थी, उसमें से आपने एक को एज अ प्राइमरी की चुन लिया। तो अब जो आपके पास कीज़ बची हैं 2, उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट की। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट की, राइट। यानी आपकी फॉरेन की। ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेन की एक ऐसा एट्रीब्यूट है किसी भी टेबल का, दैट इज़ अ प्राइमरी की इन अदर टेबल, है ना, जो कि दूसरे टेबल में प्राइमरी की होती है, राइट। अगर आपको 2 टेबल हैं, सपोज ये हो गई स्टूडेंट टेबल, ये हो गई आपकी कोर्स टेबल। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट का सबसे पहले रोल नंबर डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए, कोर्स आईडी डाल दीजिए, है ना। और कोर्स आईडी में आप लिख सकते हैं कोर्स आईडी और कोर्स नेम। अब इन 2 टेबल को जो जोड़ेगी आपस में, दैट इज़ फॉरेन की। और वो की क्या है? वो है आपकी CID, कोर्स आईडी। क्या है वो? आपकी कोर्स आईडी। तो जो कोर्स आईडी है वो इस टेबल के लिए तो प्राइमरी की होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसको एकदम डिफरेंटली कर रही है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। पर इसके लिए ये फॉरेन की होगी, इस वाले टेबल के लिए आपकी फॉरेन की होगी। होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। तो आपको फॉरेन की समझ आया? फॉरेन की वो होती है जो 2 टेबल्स के बीच में कनेक्शन बनाने में हेल्पफुल करती है। तो फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट इन वन टेबल दैट इज अ प्राइमरी की इन अदर टेबल। तो इस वाले टेबल का जो फॉरेन की है, ये जो एट्रीब्यूट है, वो इस वाले टेबल का क्या है? प्राइमरी की है। तो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा कि फॉरेन की क्या होती है। कंपोजिट की, राइट। A composite key is a primary key that consists of 2 or more attributes। जब आप किसी एक एट्रीब्यूट से ये फाइंड आउट ना कर सकें कि आप का जो एंटिटी है वो बिल्कुल यूनिकली आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो, आप ऐसा ना कर पाए, ऐसा हो जाता है अगर रोल नंबर ना हो आपकी क्लास में, तो आप 2 बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उनका नाम और उनके पापा का नाम, है ना। आप इन दोनों चीज़ों को देखें
आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कितना भी कोइंसिडेंस क्यों ना हो जाए, नाम सेम हो जाएगा, सरनेम सेम हो जाएगा, पर पापा का नाम तो सेम नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, अदर देन वो दोनों भाई भाई या भाई बहन या बहन बहन हो, ठीक है, सिबलिंग्स हो, बात खत्म। तो नाम, आप एक नाम ले लीजिए एट्रीब्यूट, एक फादर्स नेम ले लीजिए। तो जब हम इसकी की बनाएंगे पूरी, एक प्राइमरी की जब हम इसको बनाएंगे, तब हम इसको बोलेंगे कंपोजिट की। क्या बोलेंगे? कंपोजिट की। फाइन। यूनिक की, यूनिक की का काम क्या होता है कि जितनी भी आपकी कॉलम में वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। कॉलम यानी कि ये, जैसे कि रोल नंबर होगा, एक नाम होगा, एक फादर्स नेम होगा, एक आपका कोर्स नेम होगा, तो ये सब कॉलम जो है ये यूनिक हो, एक जैसा ना हो। आपने दो जगह फादर्स नेम डाल दिया, दो जगह आपने कोर्स नेम डाल दिया, दो जगह आपने रोल नंबर डाल दिया, ये बदतमीजी मत करो, सेम मत रखो, अलग अलग रखो। देन है आपका रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप क्या होता है भाई? रिलेशनशिप सब जानते हैं, आज की डेट में बच्चे अगर रिलेशनशिप ना जाने तो क्या ही जाना, सब जानते हैं क्या होता है। तो रिलेशनशिप डिफाइन करता है कि जो दो एंटिटीज़ हैं, दो से ज़्यादा एंटिटीज़ हैं, वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, है ना, क्या वजह है कि वो ये आपस में कनेक्टेड हैं। दो लोग, है ना, दो लोग हैं इस दुनिया में, दो एंटिटीज़ हैं, राइट, वो आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं, वो एक दूसरे के क्या लगते हैं, भाई बहन लगते हैं, भाई भाई लगते हैं, बहन बहन लगते हैं, या फिर मम्मी डॉटर लगते हैं, पापा सन लगते हैं, पापा डॉटर लगते हैं। ये क्या, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये आपका है कि दो एंटिटीज़ जो है आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। तो रिलेशनशिप आर क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डेटा एफिशिएंटली। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि दो एंटिटी आपस में क्यों रिलेटेड हैं भी या नहीं, तो आप डेटाबेस को मैनेज किस तरीके से करेंगे। तो हमको रिलेशनशिप के बारे में पता होना चाहिए कि दो DBMS वाले रिलेशनशिप के बारे में हमको पता होना चाहिए कि वो क्या है, क्यों है, राइट। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, राइट, देखते हैं। सबसे पहले आपका 1-to-1 रिलेशनशिप, आपने ये पढ़ा होगा रिलेशन एंड फंक्शंस मैथ्स के चैप्टर में, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आप पढ़ लेना, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1-to-1 रिलेशनशिप क्या होता है? सिंपल आप समझें, लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू ऑल। 1-to-1, एक से एक, बस 1-to-1, इसको भी आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। 1-to-1 रिलेशनशिप, ईच रिकॉर्ड इन वन टेबल इज लिंक टू अ सिंगल रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। एक टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं वो दूसरे टेबल के जितने भी रिकॉर्ड हैं उनसे सिंगली ही लिंक है, दो नहीं हो सकते, सिंगल। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज लेस कॉमन एंड इज यूजुअली यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस लाइक सिक्योरिटी एंड नॉर्मलाइजेशन, है ना। तो ये कम यूज़ होता है क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी क्लास में ही देख लीजिए कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेम कोर्स में हैं, BCA में है ना। कुछ होते हैं जिन्होंने अलग अलग स्पेशलाइजेशन ली होती हैं, तो जिन्होंने स्पेशलाइजेशन ली होंगी उसमें ऐसा तो नहीं कि एक स्पेशलाइजेशन में एक ही बच्चा हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो 1-to-1 रिलेशनशिप कम देखा जाता है, वो सिर्फ सिक्योरिटी वाले ही कॉन्सेप्ट्स में देखा जाता है। तो सिक्योरिटी में आप समझें कि एक इंसान का एक ही पासवर्ड होता है ना। आप लोगों ने सिक्योरिटी में बता दे रही हूँ आपको कि आपने कहीं पर भी किसी भी ID पे, किसी भी वेबसाइट पे कोई अपनी ID बनाई, फिर आपने उसमें पासवर्ड डाला या यूज़र नेम डाला, यूज़र नेम में भी ऐसे दिखाता है कि इस तरीके का यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप है यूज़र का, सपोज दिस इज़ फॉर यूज़र और दिस इज़ फॉर यूज़र नेम, तो वहाँ पे यूज़र नेम एक जैसे नहीं हो सकते दो लोगों के, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो दिस इज़ 1-to-1 रिलेशनशिप, आप ऐसे समझें। क्योंकि आप जब भी किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, अपना यूज़र नेम डालते हैं, तो वो लोग कहते हैं ना कि इस तरीके का यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है, आप चेंज कर लीजिए। तो वहाँ पर आपका 1-to-1 रिलेशनशिप वो होता है। गॉट इट। देन है आपका 1-to-many रिलेशनशिप। अ सिंगल रिकॉर्ड इन वन टेबल कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल। Again, let me draw a diagram for you. Please ignore my drawing skills. Right? A single record in one table can be associated with multiple records in another table. जैसे कि ये सिंगल रिकॉर्ड है, ये आपकी दूसरी वाली जो टेबल है इस वाले में मल्टीपल रिकॉर्ड से लिंक्ड है, ऐसा हो सकता है ना। सपोज यहाँ पे ये कस्टमर्स की लिस्ट है,
और यहाँ पर ये आपकी मेन्यू में जो डिशेज़ हैं, मेन्यू में जो आपकी डिशेज़ हैं उनकी लिस्ट है। तो एक कस्टमर 2 डिशेज़ को ऑर्डर कर सकता है ना, दिस इज़ पॉसिबल। दिस इज़ 1 to many रिलेशनशिप, और इट कैन बी रिटन एज 1 to many रिलेशनशिप, राइट। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, अ सिंगल कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर्स बट ईच ऑर्डर इज प्लेस्ड बाय ओनली 1 कस्टमर, है ना। पर हर एक ऑर्डर एक ही कस्टमर से प्लेस किया जा रहा है। एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर को प्लेसेस कर सकता है, पर लेकिन जो ऑर्डर है, एक ऑर्डर जिसमें आपने बहुत सारी डिशेस डाली हैं, वो एक ही इंसान उसको प्लेस कर सके, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2, ओके। तो ये होता है 1 to many रिलेशनशिप। मैंने आपको इसका एग्जांपल एक और दिया था कि एक स्टूडेंट है, वो एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। जैसे कि मैं हूँ, तो मैं इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सीख सकती हूँ। मैं पढ़ भी सकती हूँ, मैं डांसिंग सीख सकती हूँ, मैं कुकिंग सीख सकती हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं एनरोल कर सकती हूँ, है ना। तो ये होता है आपका 1 to many रिलेशनशिप। देन आपका many to many रिलेशनशिप। मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन वन टेबल कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन अनदर टेबल। अब वो दूसरी वाली टेबल कह रही है, अगर तुम एक जने होकर के बहुत सारे टेबल को लिंक कर, बहुत सारे रिकॉर्ड्स को लिंक कर सकते हो, तो मैं भी तुम्हारी वाली टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड को लिंक करूँगी। तो ये होता है आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी कितने भी लोग जा करके कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो रहा है, और आप इसको इस तरीके से डिनोट भी कर सकते हैं। This type of relationship is typically implemented using a junction table. For example, students and courses have a many-to-many relationship because a student can enroll in multiple courses and each course can have multiple students. समझ आया? तो अगर यहाँ पर है आपकी स्टूडेंट्स की टेबल, यहाँ पर है आपकी कोर्सेज की टेबल, राइट। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकता है अगर वो चाहे तो, है ना। उसने C1 कोर्स में भी, C2 कोर्स में भी एनरोल कर रखा है। सेम एज यहाँ पर C1 कोर्स है, यहाँ पर C2 कोर्स है, यहाँ पर लिखा है कितने बच्चों ने एनरोल किया है। यहाँ पर 1 रोल नंबर ने, 12 रोल नंबर ने, 14 रोल नंबर ने, 15 लिख दिया, 15 रोल नंबर ने एनरोल कर रखा है। यहाँ पे 16 ने, यहाँ पर अगेन 1 ने, अगेन 12 ने। इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। दिस इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ठीक है, अभी इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, अभी आपने पढ़ लिया रिलेशनशिप क्या होता है। अभी अगर हमको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपके पास एक प्राइमरी की और फॉरेन की होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। A unique identifier for each record in a table, an attribute in one table that references the primary key of another table. ये इनका डेफिनेशन है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको सबको समझ आ गई होगी। इसका मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है, एक बार फिर से आप देख लीजिए, वही देते हैं। स्टूडेंट टेबल, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज योर कोर्स टेबल। सपोज यहाँ पर हमने लिखा है रोल नंबर, यहाँ पर हमने डाला है नाम, यहाँ पर हमने डाला है कोर्स आईडी। तो रोल नंबर 1 का नाम है राम, उसकी कोर्स आईडी है 102। रोल नंबर 2 का नाम है श्याम, उसकी कोर्स आईडी है 101। अगेन आपने आप डाल सकते हैं आगे। यहाँ पर आपने कोर्स आईडी डाली है, अगेन यहाँ पे कोर्स का नाम, कोर्स आईडी है 101, उसका नाम है CS। कोर्स आईडी है 102, उसका नाम है IT। ठीक है, तो ये इसकी फॉरेन की होगी और ये इसकी प्राइमरी की। तो इस तरीके से आप 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप आपने यहाँ पर बिठा दिया कि यहाँ पे आपका रिलेशन है एनरोल्स इन। ठीक है, ये इसको कनेक्ट है, ये इस तरीके से इसमें कनेक्टेड है। फाइन, तो आपका रिलेशनशिप यहाँ पे सेटअप हो गया। 2 टेबल के बीच में आपने रिलेशनशिप बता दिया कि स्टूडेंट ने किस कोर्स में एनरोल कर रखा है या फिर किस कोर्स में कौन सा स्टूडेंट एनरोल है। बस सिंपल। एग्जाम्पल भी लिखा है इधर, मैंने यही बताया था आपको। यस, अ जंक्शन टेबल दैट लिंक्स स्टूडेंट्स एंड कोर्स कंटेनिंग स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी, है ना। ये जो मैंने यहाँ पे एनरोल्स इन डाला है ना, यहाँ पर मैंने अलग टेबल नहीं बनाई, पर आपको अलग टेबल बनानी है। आप यहाँ पे एनरोल्स की एक अलग टेबल बनाएंगे जिसमें कि आपकी स्टूडेंट आईडी होगी या फिर रोल नंबर और एक कोर्स आईडी होगी। तो ये आपका एग्जांपल से ख़त्म होता है। यहाँ पे स्टूडेंट टेबल अलग, यहाँ पर आपकी कोर्स टेबल अलग, है ना। अगर आप टेबल नहीं भी बनाएंगे तो इससे समझ आ रहा है कि कौन सा कोर्स किस स्टूडेंट ने ले रखा है। ओके,
इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, डेटा इंटीग्रिटी, एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल, नॉर्मलाइजेशन, स्केलेबिलिटी। नॉर्मलाइजेशन हम आगे पढ़ रहे होंगे। तो डेटा इंटीग्रिटी, आपका डेटा इंटीग्रेट रहता है ना, उसमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये इधर फेंका हुआ डेटा है ना, क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि कौन से स्टूडेंट ने किस कोर्स में एनरोल कर रखा है, तो हमें कोर्स की टेबल क्यों गिवन है, ताकि आप पता कर सकें कि 101 आईडी पे कौन सा कोर्स है। एफिशिएंटली आप डेटा निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना है सपोज इसी टेबल में कि रोल नंबर 2 के पास कौन सी कोर्स आईडी है, तो आप जाएंगे रोल नंबर 2 के पास, उसकी कोर्स आईडी चेक करेंगे, फिर आप जाएंगे कोर्स टेबल में, वहाँ से आप चेक करेंगे कि उस कोर्स का नाम क्या है। एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल, स्केलेबिलिटी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको सब समझ आ गए होंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप क्या है। इसको आप तो बात करते हैं रोल्स की। रोल्स क्या होते हैं? तो रोल्स डिस्क्राइब द फंक्शन दैट एन एंटिटी प्लेज इन अ रिलेशनशिप। यानी कि रोल आपका ना हेल्प करता है कि जो रिलेशनशिप है दो एंटिटीज़ के बीच में, वो किस तरीके का रिलेशनशिप है, रोल क्या है। ठीक है, इसका एग्जांपल में आप देखो, इन अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट द, फॉर एग्जांपल इन अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट द रोल्स माइट बी वर्क्स इन फॉर एम्प्लॉय एंड हैज़ फॉर द डिपार्टमेंट। ठीक है, तो रोल का मतलब होता है कि उस रिलेशनशिप का नाम देना, रिश्ता क्या है इन दोनों एंटिटीज़ के बीच में, उसका नाम दे देना, उस रिश्ते का नाम देना, तो ये होता है रोल। तो अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो रोल होगा कि एम्प्लॉय के लिए होगा कि एम्प्लॉय इस डिपार्टमेंट में काम करता है, वो उसका रोल है, राइट। और डिपार्टमेंट के लिए होगा कि उसमें है, उस डिपार्टमेंट में ये वाला एम्प्लॉय है ना, ये इसका रोल हो गया। ठीक है, आगे है आपका स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। तो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वो डिफाइन द रूल्स दैट गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़। दो एंटिटीज़ के बीच में अगर रिलेशनशिप लग रहा है तो वो रूल्स होने चाहिए कुछ, है ना, वो किस तरीके से लग रहा है, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। तो वो सारे जो रूल्स हैं वो सब किस में लिखे हुए हैं? स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स में। किस में लिखे हुए हैं? स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स में। These constraints ensure the integrity and consistency of the data। तो सबसे पहले ही है आपका कार्डिनलिटी रेशोस। तो कार्डिनलिटी रेशो भी एक रूल है जिससे आपका रिलेशनशिप किसी भी दो एंटिटीज़ के बीच में गवर्न होता है। सबसे पहले 1:1 ये कार्डिनलिटी रेशो है। अगर दो एंटिटीज़ के बीच में 1:1 का रिलेशनशिप है, यानी कि एक रिकॉर्ड ही दूसरे रिकॉर्ड के साथ, मतलब कि एक टेबल में टेबल 1 का एक रिकॉर्ड ही टेबल 2 के दूसरे रिकॉर्ड से लिंक हो सकता है, बस इनमें बस इतना रिलेशनशिप है, इससे ज़्यादा नहीं है। 1:1 का रिलेशनशिप है, बस इनमें 1:1 का रिलेशनशिप है ना। एक रिकॉर्ड, एक टेबल का एक रिकॉर्ड ही दूसरे टेबल के दूसरे रिकॉर्ड से लिंक हो सकता है। एक से एक ही लिंक हो सकता है, एक से दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते, या फिर एक से इधर साइड दो नहीं हो सकते। 1:1 का। फिर है आपका 1:2 मैनी का कार्डिनलिटी रेशो, यानी कि यहाँ का 1 यहाँ के एक से ज़्यादा से डील कर सकता है ना। अगर इधर टेबल 1 में 1 है तो वो टेबल 2 के 2 या 2 से ज़्यादा से डील कर सकता है, पर लेकिन टेबल 2 का एक इंसान टेबल 1 के 2 या 2 से ज़्यादा से डील नहीं कर सकता। मैनी टू वन, यानी कि अभी टेबल 2 में आप बहुत सारे लोग हैं और टेबल 1 का एक इंसान इसके बहुत सारे लोगों से डील कर सकता है। दिस इज़ कार्डिनलिटी रेशोस। फिर आपका मैनी टू मैनी, बहुत सारों से डील कर सकते हैं, यानी कि टेबल 1 के बहुत सारे जो रिकॉर्ड हैं वो टेबल 2 के बहुत सारे रिकॉर्डों से डील कर सकते हैं। ये आपका होता है स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट का पहला रूल, कार्डिनलिटी रेशो। ये आपको पहले ही डिफाइन कर दिया जाता है कि 1:1 का रिलेशन है, 1 to many का है, मैनी टू वन का है, या फिर मैनी टू मैनी का है ना। ऐसा होता है ना कि एक यूज़र का एक ही यूज़र नेम हो सकता है। दिस इज़ अ रूल कि एक यूज़र का एक ही यूज़र नेम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना। आप इस तरीके से नहीं कर सकते। एक नंबर पे एक ही ईमेल आईडी चल सकती है, एक फ़ोन नंबर पे एक ही ईमेल, वैसे चलती तो ज़्यादा है, पर मैं बता रही हूँ एज अ एग्जाम्पल, एक नंबर से एक ही ईमेल आईडी चलती है। एक रोल नंबर का एक ही स्टूडेंट हो सकता है ना, एक रोल नंबर का एक ही स्टूडेंट हो सकता है यूनिकली। फाइन। फिर है आपका पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। ये भी स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट का ही टाइप है, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। ये आपको बताता है कि आपकी जितनी भी एंटिटीज़ हैं वो रिलेशनशिप में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रही हैं या नहीं। टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब होता है वो टोटली पार्टिसिपेट कर रही हैं, यानी कि जितनी भी आपकी एंटिटी सेट में एंटिटीज़ हैं वो सारी की सारी पार्टिसिपेट कर रही हैं रिलेशनशिप में। कोई भी रिलेशन, जैसे कि यहाँ पे अगर स्टूडेंट टेबल है, राइट, और यहाँ पर आपका रिलेशनशिप है प्ले यानी कि स्पोर्ट्स का, और यहाँ पे स्पोर्ट्स है किसी भी स्पोर्ट का नाम, यानी कि इस वाले
इस वाले टेबल की जितनी भी एंटिटीज़ हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो कम से कम एक स्पोर्ट में तो उन्होंने पार्ट ले ही रखा है, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम उन्होंने एक ही उसमें पार्ट ले ही रखा है कम से कम। पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि सबने नहीं, कुछ ने ले रखा है। तो ये उल्टा अगर हम इसको कर दें, अगर स्पोर्ट में बहुत सारा हम नाम लिख दें कि बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, राइट, सब में हर बच्चे ने पार्ट नहीं रखा, यानी कि एक दो स्पोर्ट है जैसे कि खो खो है, कबड्डी है, इनमें किसी बच्चे ने पार्ट नहीं लिया, ये छोड़ रखे हैं, तो वो होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन, जिसमें सारा जो है वो कवर नहीं हुआ, सारी एंटिटीज़ कवर नहीं हुई। तो आप इसको ना इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपकी एंटिटी है स्टूडेंट, यहाँ पर है आपका रिलेशन प्ले, और यहाँ पर अगेन आपकी एंटिटी है स्पोर्ट, किसी भी स्पोर्ट का नाम। तो यहाँ से टोटल पार्टिसिपेशन है तो ये डबल लाइन से रिप्रेजेंट होगा, यहाँ से पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो यहाँ पे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैंडेटरी है कि वो किसी ना किसी स्पोर्ट में पार्ट लेंगे, पर स्पोर्ट्स के लिए सारे स्पोर्ट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है कि आप में कोई ना कोई बच्चा होना ही चाहिए। भाई नहीं पसंद बच्चे को वो वाला स्पोर्ट तो वो नहीं ले रहा उसमें, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। तो टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि एंटिटी सेट में जितनी भी एंटिटीज़ हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, उनको सबको पार्ट लेना है। पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब है अगर हम कह देते कि जिन बच्चों का मन है वो पार्ट ले लो और जिन बच्चों का मन नहीं वो मत पार्ट लो, दिस इज नॉन इज पार्शियल पार्टिसिपेशन, राइट, समझ आ गया। हाँ, इन द ER मॉडल अ वीक एंटिटी इज एन, वीक एंटिटी के बारे में मैंने आपको बताया था ना, फिर से आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। तो अ वीक एंटिटी इज एन एंटिटी दैट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाई बाय इट्स ओन एट्रीब्यूट्स अलोन, है ना। अगर आप उसके ही एट्रीब्यूट्स को देखेंगे तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको उसके जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है जिस पर वो डिपेंडेंट है उसके एट्रीब्यूट्स को भी इंक्लूड करना होगा उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना। जैसे कि आपको अभी एग्जांपल दिया था कि डिपेंडेंट का, है ना, अगर डिपेंडेंट का आपको डेटा निकालना है तो आपको एम्प्लॉय का डेटा, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस एम्प्लॉय का डेटा निकालना है, तो एम्प्लॉय का कुछ आइडेंटिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। दिस इज नोन एज अ वीक एंटिटी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीक एंटिटीज, डिपेंडेंस ऑन स्ट्रॉन्ग एंटिटीज, ठीक है, पहली चीज़। नो प्राइमरी की, इनकी कोई अपनी प्राइमरी की नहीं होती, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी की जो प्राइमरी की होती है उसके साथ अपनी कोई की को कंपोजिट करके कंपोजिट की बनाते हैं, है ना। अब भाई आपके पास प्राइमरी की किसी भी डिपेंडेंट की बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपका जो कस्टमर है ना, जिसकी कस्टमर नहीं, जिसका आपका जो एम्प्लॉय है उसका जो डिपेंडेंट है, तो एम्प्लॉय का आपका एक प्राइमरी की होनी चाहिए और जो आपका डिपेंडेंट है उसका कोई एट्रीब्यूट होना चाहिए, सपोज उसका नाम, है ना। तो उन दोनों को मिला करके जब आप एक कंपोजिट की बनाएंगे, है ना, तो उसकी कोई प्राइमरी की नहीं होती, पार्शियल की होती है। तो वीक एंटिटीज हैव अ पार्शियल की विच इज एन एट्रीब्यूट और अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई वीक एंटिटीज रिलेटेड टू द सेम स्ट्रॉन्ग एंटिटी। यही मैंने अभी आपको बताया कि पार्शियल की होती है उसकी, है ना, उसका एक की तो एक एट्रीब्यूट तो अपना होता है अपनी की में, और दूसरा एट्रीब्यूट जो होता है वो उसकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी का होता है, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। टोटल पार्टिसिपेशन, उसका पूरा पार्टिसिपेशन होता है ना, वो पार्शियली पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। डिपेंडेंट जो है वो टोटली डिपेंडेंट है एम्प्लॉय के ऊपर, जो आपका जो डिपेंडेंट है वो उस एम्प्लॉय के ऊपर पूरा ही डिपेंडेंट है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो वाला डिपेंडेंट उस एम्प्लॉय पे आधा डिपेंडेंट है, दूसरे एम्प्लॉय पे और आधा डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है, वो उस पर पूरा ही डिपेंडेंट है, तो उसमें टोटल पार्टिसिपेशन है। Representation in ER diagram represents by a double rectangle that I have told you. Identifying relationship represented by a double diamond, अगर relationship होता है तो वो double diamond से represent होता है, और partial की represent by a dashed underline, इस तरीके से, ठीक है। Example, in a banking system loan payment is a dependent entity which is dependent on loan, है ना। लोन का पेमेंट तभी आप कर सकते हैं जब आपके पास लोन हो, तो लोन पेमेंट जो है वो किस पर डिपेंड हो गई, लोन के ऊपर। द पेमेंट एंटिटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द लोन एंड इट यूजेस लोन ID अलॉन्ग विद इट्स ओन पेमेंट नंबर एज अ कंपोजिट की, राइट। तो अगर आपको पता करना हो कि इस वाले इंसान ने अपना लोन का पेमेंट किया है या नहीं, तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, उसका पेमेंट नंबर होना चाहिए। सपोज यहाँ पे आपकी एक लोन की टेबल है जिसमें आपने लिखा है सब लोन, है ना, लोन ID, जस्ट अ सेकेंड, लोन की ID और नाम, है ना, किस आदमी ने लिया है ना, बस इतना ही आई गेस सफिशिएंट होना चाहिए।
सेकंड है आपका पेमेंट। पेमेंट क्या? लोन का पेमेंट। आपके पास पेमेंट नंबर है, रिसिप्ट नंबर आप इसको बोल सकते हैं, और उसने कितना पे करा है। अभी ये दोनों लिंक नहीं है आपस में, है ना। अभी ये दोनों टेबल्स अलग अलग हैं, पेमेंट नंबर है और पे है, और इसमें लोन आईडी और नेम है। अभी इनको लिंक करने के लिए बस हमको क्या करना है, एक तीसरी टेबल बना देनी है। इसमें हम डालेंगे लोन आईडी, जो तीसरी टेबल है इसमें हम डालेंगे लोन आईडी और यहाँ पे पेमेंट नंबर। तो अभी ये दोनों लिंक हो गई है ना। तो अब ये इस तरीके से लिंक हो गई है। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। अब इसके लिए जब हम एक बनाएंगे कंपोजिट की, तो उसमें क्या क्या होगा, लोन आईडी होगी और एक आपका पेमेंट नंबर होगा, है ना। तो तब जा कर के आपकी कंपोजिट की बनेगी, राइट। क्योंकि हमें नहीं पता ना कि लोन आईडी, अगर हम खाली लोन आईडी लेंगे, है ना, तो हमारे पास नेम आ जाएगा खाली। हमें ये नहीं पता होगा कि पेमेंट नंबर क्या था, उसने पे कितना किया था उस टाइम पे, एट दैट टाइम। और यहीं अगर हम पेमेंट नंबर ले लेंगे तो हमें यही नहीं पता होगा कि वो पेमेंट करी किसने है। तो दैट्स वाई यहाँ पर हमको दो चीज़ें चाहिए होंगी, राइट। इसी तरीके से आपको वीक एंटिटी भी समझ आ गया। और अगर यहाँ से लोन ही पूरा हट जाता है, अगर हम कह दें कि सबका जो लोन था वो माफ़ हो गया, तो सारा लोन की टेबल क्लीन हो जाएगी। अगर लोन की टेबल क्लीन होगी तो पेमेंट वाली जो टेबल है वो तो एज इट इज क्लीन हो जाएगी। दिस इज पूरा वीक एंटिटी का कॉन्सेप्ट। देन है आपका इनहेंस्ड एंटिटी रिलेशनशिप, EER मॉडल, इनहेंस्ड एंड ऑब्जेक्ट मॉडलिंग के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो EER में बस इनहेंस्ड है थोड़ा सा, इसमें कुछ नई चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। एंटिटी रिलेशनशिप के साथ साथ कुछ नई चीज़ें और इंक्लूड हो जाएंगी, राइट। और फिर ऑब्जेक्ट मॉडलिंग भी है, वो भी हम देखेंगे, राइट। सब क्लासेस, सबसे पहले ये सब क्लासेस है जो इसमें ऐड होता है। तो सब क्लासेस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मोर स्पेसिफिक कैटेगरीज विद इन अ ब्रॉडर एंटिटी टाइप। The concept is part of the enhanced entity relationship model, which extends the traditional ER model to handle more complex data structure. इसमें क्या होता है, सब क्लासेस एक बहुत ही फैंसी सा नेम है, राइट, ताकि आप बहुत सारे एंटिटीज़ को एक जगह पर कवर कर सकें, आप और ज़्यादा पढ़ सकें, बस इसलिए है। तो सब क्लासेस में आप लिख सकते हैं कि कार एंड ट्रक कैन बी अ सब क्लास ऑफ एंटिटी व्हीकल। तो सब क्लासेस क्या होती हैं, एक कोई एंटिटी है, राइट, कोई भी एंटिटी है, आपने जब उसको और ज़्यादा डिवाइड कर दिया, और ज़्यादा डिवाइड कर दिया, अगर वो डिवाइड हो सकती है तभी तो आप करेंगे, तब आपने अगर उसको और ज़्यादा डिवाइड कर दिया, फिर जो क्लासेस बनेंगी, फिर जो एंटिटीज़ बनेंगी, इसको हम बोलेंगे सब क्लासेस। क्या बोलेंगे, सब क्लासेस। फाइन, समझ आ गया। तो सब क्लासेस, अगर ये क्लास है तो ये सब क्लासेस हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एंटिटी है आपकी व्हीकल, और यहाँ पे आपने सब क्लासेस बनाया है कार और ट्रक को। आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, आप यहाँ पे और कोई सब क्लास डाल सकते हैं, बाइक डाल दीजिए आप, ठीक है। तो ये होती है आपकी सब क्लासेस। देन है आपकी सुपर क्लासेस। सुपर क्लासेस का नाम से समझ आ गया होगा। A superclass is a general entity type that can have one or more specialized entity types known as subclasses. This concept is part of the enhanced ER model. इसमें क्या था, आपके पास कार थी, आपके पास बाइक थी, आपके पास ट्रक था, अलग अलग थी, ये आपकी एंटिटीज़ अलग अलग थी। अब आपने सोचा भाई तो ज़्यादा जगह घेर रहे हैं, है ना, तो आपने क्या करा, इनको एक जगह पे मर्ज कर दिया। दिस इज व्हीकल, बस इतना काम। तो ये जो अब नई क्लास बनी है, दिस इज योर सुपर क्लास, और ये सब क्लास है। समझ आ गया। आप इसका एग्जांपल और ले सकते थे, आप यहाँ पे लिख सकते थे लायन, टाइगर, काऊ, और फिर इन सबको मर्ज करके एक बना देते एनिमल। ठीक है, समझ आएगा। यस, यहाँ पे आप एग्जांपल देख लीजिए, व्हीकल, व्हीकल आईडी, मेक, मॉडल।
कार और ट्रक। अभी जो है आप इससे ये समझना कि जो व्हीकल है ये है आपकी सुपर क्लास, व्हीकल है आपकी सुपर क्लास और कार है आपका सब क्लास, और ये ट्रक भी है आपकी सब क्लास। ठीक है, तो इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, मेक, मॉडल, ये सब इनमें भी आएंगे। ठीक है, और इनका ये एक्सटेंडेड अपना जो अलग एट्रीब्यूट ये अपने साथ लाए हैं, दिस इज नंबर ऑफ डोर्स और लोड कैपेसिटी ट्रक लाया है और नंबर ऑफ डोर्स कार लाए हैं अपने साथ। ठीक है, तो और जो ये पहले के थे ना सुपर क्लासेस में जो एट्रीब्यूट्स थे वो तो इसमें इंक्लूडेड होंगे ही होंगे। बेनिफिट्स, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज हो जाता है। अगर आप सुपर क्लास बनाते हैं सब क्लासेस में से तो वो डेटा रिड्यूस हो जाएगा, तो वो और ऑर्गेनाइज लगेगा। वहीं अगर आपके पास एक सुपर क्लास है और उसको आप और फर्दर डिवाइड करते हैं और क्लासेस में, तो आप सब क्लासेस बना रहे हैं, तो उससे आपका डेटा जो है वो नीट भी लगेगा और ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बनेगी। तो रिड्यूस रिडंडेंसी है ना, डेटा बार बार नहीं आप लिख रहे हैं वहाँ पे, रिपीटेशन नहीं आ रही है। इंश्योर्स डेटा इंटीग्रिटी, डेटा की इंटीग्रिटी को इंश्योर्स, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आप हर किसी के बेनिफिट में लिख सकते हैं, ये हर किसी का बेनिफिट होता है डीबीएमएस में, राइट। देन आपका देन है आपका इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस हमने पहले भी पढ़ा था उप्स में भी, वही चीज़ है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, राइट। सब क्लासेस इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप फ्रॉम देयर सुपर क्लासेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे एग्जाम्पल में व्हीकल आईडी, मेक, मॉडल, ये सुपर क्लासेस के एट्रीब्यूट्स थे। जब सुपर क्लासेस से सब क्लासेस बनी तो इन्होंने इनको इनहेरिट किया, दिस इज नोन एज इनहेरिटेशन। जब हम अपने किसी बड़े से, अपने किसी पेरेंट से चीज़ें इनहेरिट कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेशन बोलते हैं, है ना। इनहेरिटेंस, उस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं, इनहेरिट। This means that a subclass will have all the attributes of the superclass plus any additional attribute that is specific to the subclass, है ना। उसके पास अपनी जो सुपर क्लास है उसके एट्रीब्यूट्स तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ अपने एडिशनल एट्रीब्यूट भी होंगे जो उसको अपने दूसरे सब क्लास से डिफ्रेंशिएट करेगी। फिर आपका सिंगल टेबल इनहेरिटेंस, ऑल एंटिटीज, superclass and subclasses are stored in a single table with a discriminator column to identify the type of entity, है ना। एक ही टेबल में आप सबको लिख रहे हैं, जितनी भी एंटिटीज हैं सुपर की भी और सब की भी, वो आपने एक ही टेबल में लिख रखी है, बस एक डिस्क्रिमिनेटर का कॉलम डाल दिया ताकि आप उनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकें। अ टेबल व्हीकल विद कॉलम्स फॉर कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड डिस्क्रिमिनेटर कॉलम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार एंड ट्रक, है ना। एक टेबल है व्हीकल नाम से जिसमें आपके जितने भी कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो आपने लिख रखे हैं और एक डिस्क्रिमिनेटर कॉलम डाल दिया आपने कार के लिए अलग और ट्रक के लिए अलग। ठीक है, जितने भी कॉमन है वो आपने सब इधर लिख रखे हैं, बाकी एक अलग एक कॉलम डाल दिया फॉर कार और फॉर ट्रक, बस, है ना, इतना ही। देन है आपका क्लास टेबल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि ईच क्लास हैज़ इट्स ओन टेबल, द सब क्लास टेबल रेफरेंस द सुपर क्लास टेबल। ठीक है, उसके पास जो सब क्लास होती है ना उसके पास सुपर क्लास का रेफरेंस होता है। अ टेबल व्हीकल फॉर कॉमन एट्रीब्यूट एंड सेपरेट टेबल फॉर कार एंड ट्रक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। ये व्हीकल की टेबल है और ये कार की अपनी अलग है और ये ट्रक की अपनी अलग होगी, इधर कार की अलग और ट्रक की अलग। तो व्हीकल आईडी इसमें भी है, इसमें भी है व्हीकल आईडी और इसमें भी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल था व्हीकल आईडी, मेक, मॉडल आप इधर डाल सकते हैं, नंबर ऑफ डोर्स और लोड कैपेसिटी आप अलग से इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी क्लास टेबल इनहेरिटेंस। फाइन। फिर आपकी कॉन्क्रीट टेबल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, सब क्लासेस की अपनी टेबल होती हैं पर सुपर क्लास की कोई ऐसी एज सच टेबल नहीं होती है। तो ईच सब क्लास टेबल इंक्लूड्स ऑल एट्रीब्यूट्स बोथ कॉमन एंड स्पेसिफिक। ठीक है, तो सबको अपने अपने एट्रीब्यूट्स को अलग अलग ही लिखना पड़ता है। तो कार की अलग हो गई और ट्रक की अलग हो गई। अब इनमें कॉमन भी होगा कुछ, व्हीकल आईडी, मेक, मॉडल, जो इनमें कॉमन होगा ना वो इनको दोबारा से अपने अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि व्हीकल नाम की कोई यहाँ पे क्लास नहीं होती है, कोई यहाँ पे टेबल नहीं होती है। तो कॉन्क्रीट टेबल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि जितनी भी सब क्लासेस हैं उनकी अपनी खुद की टेबल होगी, कोई सुपर क्लास की टेबल नहीं होती है। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट।
तो जो भी सो रहे थे जाग जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन इज अ बॉटम अप अप्रोच, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पर लेकिन ईजी है, समझ जाएगा। तो जनरलाइजेशन होती है बॉटम अप अप्रोच, वेयर मल्टीपल लोअर लेवल एंटिटीज आर कंबाइंड टू फॉर्म अ हायर लेवल एंटिटी बेस्ड ऑन कॉमन एट्रीब्यूट्स। कार, ट्रक का एग्जांपल मैंने दिया था, इनको कॉमन एट्रीब्यूट्स के तरीके से आपने जब इनको एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज नोन एज जनरलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? जनरलाइजेशन। ठीक है, जब जो लोअर लेवल एंटिटीज़ को, मल्टीपल लोअर लेवल एंटिटीज़ को आप कंबाइन करके एक हायर लेवल एंटिटी बना देते हैं, उनके कॉमन एट्रीब्यूट्स, ऑब्वियसली कॉमन एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, तब वो एक जनरलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। फाइन। की पॉइंट्स, कंबाइनिंग एंटिटीज़, दो एंटिटी को आप कंबाइन कर रहे हैं। हायरार्किकल फॉर्मेशन, देखिए एक हायरार्की सी बन रही है, और स्कीमा का रिडक्शन, स्कीमा रिड्यूस हो जाएगा। स्कीमा रिडक्शन का मतलब कि पहले इस स्कीमा में क्या क्या था, एक कार का अलग कॉलम था, ट्रक का अलग था, बाइक होती तो बाइक का अलग होता, पर अब स्कीमा छोटा हो गया। कैसे? वो सब के सब व्हीकल के अंदर ही आ गए हैं। क्या हो गए हैं? सबके अब व्हीकल के अंदर ही आ गए हैं। इसका आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे कि आपका जो कोर्स है, कॉलेज है, उसमें BCA के अलग स्टूडेंट्स हैं, BBA के अलग स्टूडेंट्स हैं, और BCom के अलग स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्या करें, इनको एक ही जगह पर ला दें और यहाँ पे लिख दें ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स में है। किस में है? अंडर ग्रेजुएट कोर्स में है। दैट्स इट। तो ये होता है आपका जनरलाइजेशन। फिर है आपका स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन का उल्टा होता है। इज अ टॉप डाउन अप्रोच वेयर हायर लेवल एंटिटीज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लोअर एंटिटीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स। जैसे कि आपने एनिमल्स का अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कार्निवोरस आप डाल सकते हैं, फिर आप हर्बीवोरस डाल सकते हैं, फिर आप ऑमनीवोरस डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। ठीक है, तो एनिमल्स को आपने, एक एनिमल्स की क्लास थी, सुपर क्लास थी, आपने उनको लोअर लेवल में डाला, तो फिर आपने क्या करा, स्पेशलाइजेशन परफॉर्म किया। की पॉइंट्स क्या हैं? डिवाइडिंग एंटिटीज़, अपने एंटिटी को डिवाइड कर दिया। इनहेरिटेंस हुआ है ना, जो इसके कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं एनिमल्स के, वो कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस में भी आए होंगे। सबके 4 पैर होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आई होंगी। स्कीमा एक्सपेंशन हुआ, जो कि पहले खाली एनिमल्स में ही निपट रहा था काम, अब वो 3 अलग चीज़ों में, 3 अलग एंटिटीज़ में निपटेगा। कार्निवोरस के अलग, हर्बीवोरस के अलग, ओमनीवोरस के अलग। फाइन। एग्जाम्पल दर भी है एक एम्प्लॉय ID और नेम, उसको आपने फर्दर डिवाइड कर दिया मैनेजर टेक्नीशियन में। एक आपका एम्प्लॉय है, उसको आपने फर्दर डिवाइड कर दिया मैनेजर में और टेक्नीशियन में। आप और में भी डिवाइड कर सकते हैं, नो बाउंड्रीज। तो एम्प्लॉय ID और नेम इसने यहाँ से इनहेरिट किया, और बोनस और स्किल इनकी अपनी अलग थी। मैनेजर को बोनस मिलेगा और टेक्नीशियन की स्किल कौन सी है, इससे ये डिफ्रेंशिएट हो। स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर आपकी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, ये आपने ठीक से पढ़ा था, आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, से ही ये थोड़ा सा है लिंक्ड। इसमें आपको रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ और उनके इंटरेक्शन के बारे में बताया जाएगा, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए। ऑब्जेक्ट इन क्लासेस, वही मैंने आपको बताया था, है ना, सबको पता है ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं। क्लास जो होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्लासेस का ब्लूप्रिंट होते हैं, है ना, ये सबको पता है। ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली जो क्लासेस हैं, आप उनको देख लेना अगर आपको और अच्छे से समझना हो तो, बाकी यहाँ से भी समझेंगे तो इतना कुछ एज सच आपको चाहिए नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट्स के डेफिनेशंस आपको चाहिए। तो ऑब्जेक्ट इन क्लासेस आपको पता ही है, क्लास जो होती है एक पूरा डिफाइन करा जाता है, जैसे कि आपकी एनिमल्स की क्लास है ना, आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि वो उनके 4 पैर होते हैं, जो भी आपके पता है आपको एनिमल से रिलेटेड। फिर उसके बाद आपने जब अपने ऑब्जेक्ट बनाया तो आपने अलग अलग बनाया, एक ऑब्जेक्ट आपने 1 बनाया, एक ऑब्जेक्ट आपने 2 बनाया, तो जो ब्लूप्रिंट होगा वो क्लास के अकॉर्डिंग आपका ब्लूप्रिंट बनेगा। सपोज आपने एक क्लास बनाई स्टूडेंट नाम से, है ना, स्टूडेंट ज़्यादा आसान है आपको बताना, तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं नेम, डाल सकते हैं रोल नंबर, डाल सकते हैं। वहीं जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक्चुअली बनाएंगे, तो इसमें नेम और रोल नंबर आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो क्लास है उसमें ऐसा लिखा है। इनहेरिटेंस मैंने आपको बता दिया,
ठीक है। इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है, जब आप मेथड्स को और एट्रीब्यूट्स को एक कैप्सूल में बंद कर देते हैं, दिस इज नोन एज इनकैप्सुलेशन, है ना। सारी चीज़ें एक साथ बंद करके आपने रखी हुई हैं, दिस इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, जब एक चीज़ एक से ज़्यादा फॉर्म्स में आपको दिखाई देती है ना, वो एक काम ना करके एक से ज़्यादा काम कर पा रही है। जैसे कि आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि प्लस ऑपरेटर जो होता है वो दो नंबर्स के एडिशन के लिए ही नहीं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको जब पॉलीमॉर्फिज्म करना हो तो अपनी डेफिनेशन दे करके उसको दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। तो ये इस कॉन्सेप्ट में अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप प्लीज़ मुझे बता देना, बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं है जो समझ नहीं आएगा। बस डेटाबेस डिजाइन दैट leverage the strength of both approaches. EER model provide a high level view of the data structure while object modeling offers detailed implementation and interaction mechanism. ठीक है। तो EER और ऑब्जेक्ट मॉडलिंग को आप यूज़ करके कंबाइन करके दोनों को आपस में एक बहुत अच्छा डेटाबेस का डिज़ाइन बना सकते हैं, राइट। क्योंकि EER में आपको सुपर क्लासेस, सब क्लासेस के बारे में हमने पढ़ा, और ऑब्जेक्ट मॉडलिंग में हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा और आपका क्लासेस के बारे में पढ़ा। तो इन दोनों चीज़ों को जब आप आपस में यूज़ करेंगे, एक दूसरे के साथ यूज़ करेंगे, तो एक आप बहुत अच्छा डेटाबेस का डिज़ाइन बना सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको सब समझ आया होगा। एक हम एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। सपोज़ हम आपके लिए एक एंटिटी बनाते हैं स्टूडेंट नाम से, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको हम एक रिलेशन दिखाते हैं एनरोल्स। फिर हम यहाँ पे आपको एक और एंटिटी दिखाते हैं कोर्स। तो इसकी आप एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं आईडी, नेम, एड्रेस, कोर्स आईडी, और इसके एट्रीब्यूट्स आप डालेंगे कोर्स आईडी और कोर्स नेम, ठीक है। अब फिर जब आप इसकी टेबल बनाएंगे, जो कि हम अपकमिंग यूनिट्स में सीखेंगे कैसे बनाते हैं, तब आप क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे आप स्टूडेंट की, जिसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। एक टेबल बनाएंगे आप कोर्स की, जिसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स होंगे। फिर आप एक और टेबल बनाएंगे रिलेशन की, एनरोल्स करके, जिसमें कौन से एट्रीब्यूट होंगे, प्राइमरी की और फॉरेन की वाले। तो इसमें CID, कोर्स आईडी और आपका स्टूडेंट आईडी, दैट्स इट। समझ आ गया। तो ये आपको एग्जांपल आई होप समझ आया होगा। इसमें जो भी कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो दैट्स इट फॉर टुडे।